गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रैकवार पारस एजू वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने मांग की लोच इस चैप्टर को कंप्लीट किया था और आज हम अगली हमारी इकाई शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति। ये हमारी इकाई का नाम है, जो इकाई नंबर 3 है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमारी इकाई नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं और इस इकाई में जो हमारे चैप्टर हैं वो टोटल 6 चैप्टर हैं, जिसमें एक चैप्टर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा इस इकाई में उसका नाम है उत्पादन के सिद्धांत। फिर चैप्टर आएगा लागत के सिद्धांत, उसके बाद आगम के सिद्धांत, फिर फर्म का संतुलन, उसके बाद आएगा हमारा पूर्ति के सिद्धांत और फिर 6वें नंबर का आएगा पूर्ति की लोच। कौन कौन से 6 चैप्टर बोले? पहला बोला उत्पादन के सिद्धांत, लागत के सिद्धांत, आगम के सिद्धांत, फिर हमने बोला फर्म का संतुलन, पूर्ति के सिद्धांत और 6वें नंबर का क्या? पूर्ति की लोच। ये 6 चैप्टर हमको इस इकाई में पढ़ने, यानी इकाई नंबर 3 है और चैप्टर टोटल है इसमें 6। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं इस इकाई का, ऑब्वियस सी बात है, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है? उत्पादन के सिद्धांत। तो आइए शुरू करते हैं। अब अगर मैं उत्पादन के सिद्धांत इस चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर पूरा का पूरा उत्पादन और उत्पादन के साधन, इन दो चीजों के इर्द गिर्द ही घूमेगा। इर्द गिर्द मतलब पूरा का पूरा चैप्टर हमारा दो ही चीजों पर बेस्ड है। पहला है हमारा उत्पादन, क्योंकि उत्पादन के सिद्धांत है तो ऑब्वियस सी बात है उत्पादन तो हो गई, और दूसरा क्या? उत्पादन के साधन, क्योंकि उत्पादन हो नहीं सकता उत्पादन के साधन के बिना। और उत्पादन का मतलब और उत्पादन के साधन का मतलब, ये दोनों ही हम पारिभाषिक शब्दावली में सीख कर आ चुके हैं। याद करो, याद क्या करो, कॉपी में नोट ही कर रहे होगे ना, तो कॉपी में आपने नोट करे होंगे पारिभाषिक शब्दावली, वहां जाइए और सबसे पहले उत्पादन और उत्पादन के जो भी हमारे साधन थे एक बार उनको पढ़ लीजिए, है ना। बाकी फिर मैं तो यहाँ आपको बताने वाला हूं, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बार आपको वो पुराना रिवाइज हो जाए, इसलिए। ठीक है, चलिए। तो मैं 2 मिनट के लिए वीडियो को आप पॉज कर दीजिए और उसके बाद वो पढ़िए और फिर वापस आइए। चलो, आ गए होगे वीडियो को रोक के, है ना आप लोग, क्योंकि मैं थोड़ी ना रोकूंगा भाई, नहीं तुम सोचो सर भी रोकेंगे 2 मिनट, मैं नहीं रोकूंगा भाई, मुझे कंटिन्यू करना है। देखिए अभी आप सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है ये जो उत्पादन है उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि उत्पादन के सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो उत्पादन का मतलब तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो देखो, उत्पादन का मतलब हम 2 अर्थों में जानेंगे, एक सामान्य भाषा में, दूसरा अर्थशास्त्र की भाषा में। सामान्य भाषा में उत्पादन का मतलब होता है उपयोगिता का सृजन करना। मतलब सामान्य भाषा में मैं बोलूंगा कि उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपयोगिता का सृजन किया जाता है। अब यहाँ पे 2 नई चीजें आ गई, एक तो उपयोगिता क्या होता है, दूसरा सृजन क्या होता है। तो सृजन का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना। अगर हम किसी चीज को बनाते हैं तो हम बोलते हैं क्या? उसका हमने सृजन किया। जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान ने इस पूरे संसार का सृजन किया है, इसका मतलब भगवान ने इस पूरे संसार का निर्माण किया है। बात आती है अब उपयोगिता की, तो उपयोगिता भी याद करो। फिर से 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और वापस जाओ हमारे फर्स्ट क्लास में जहां पे हमने उपयोगिता भी पढ़ के आए थे। और वो छोड़ो, अपन ने तो पूरा एक चैप्टर पढ़ा है उपयोगिता विश्लेषण, उसमें हमने जाना था ना उपयोगिता मतलब क्या होता है। उपयोगिता मतलब हम किसी वस्तु का उपयोग करें, उससे हमें जो संतुष्टि मिली उस संतुष्टि को ही हम क्या बोलते हैं? उपयोगिता बोलते हैं, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं उत्पादन को सामान्य भाषा में कि ये संतुष्टि का मतलब उपयोगिता का क्या करता है? निर्माण करता है। कैसे? जैसे देखो, एक में अगर किसी लकड़हारे की बात करूं तो लकड़हारा जंगल से लकड़ी तोड़ के लाया और वो लकड़ी तोड़ के लाया और उससे उसने क्या बना दिया? फर्नीचर। तो जंगल की लकड़ी जो हमारे किसी काम की नहीं थी, लेकिन उससे उन्होंने बढ़िया फर्नीचर, कुर्सी वगैरह बना दी, तो उस पे हम बैठ रहे हैं तो हमें संतुष्टि मिल रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि उस लकड़हारे ने क्या किया है? उस जो हमारी वस्तु थी, कौन सी? लकड़ी, जो किसी काम की नहीं थी, वो जंगल में पड़ी, उसको बदल दिया किसमें? फर्नीचर में। यानी उसने क्या किया? उसने लकड़ी में उपयोगिता का सृजन कर दिया और फर्नीचर बना दिया, वो हमारे काम की चीज बन गई। तो हम क्या बोल सकते हैं? लकड़ी से फर्नीचर बनाना, ये क्या हो गया? उपयोगिता का सृजन। इसको हमने सामान्य भाषा में क्या बोल दिया? उत्पादन। ये तो सामान्य भाषा है। अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की भाषा में उत्पादन का मतलब क्या होता है ना।
तो अर्थशास्त्र में उत्पादन के मतलब जो होता है मैं बताऊं उससे पहले हम अगर खुद सोचें कि यार उत्पादन हमसे कोई पूछे क्या होता है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? हमारे दिमाग में एक फैक्ट्री आ जाएगी और उस फैक्ट्री में कुछ चीजें बन रही है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है, उसका निर्माण हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलने लगते हैं? उत्पादन। यही बोलते हैं ना। और अर्थशास्त्र में भी यही है ना। बस उसको वो बोलेगा कैसे? उसको वो बोलेगा कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का आशय ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित किया जाता है। क्या बोला मैंने? इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित किया जाता है, ऐसी प्रक्रिया को हम अर्थशास्त्र की भाषा में क्या बोलते हैं? उत्पादन बोलते हैं। अब सवाल आएगा, सर ये इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है? तो देखो, जब आपके दिमाग में फैक्ट्री आई थी कि उत्पादन हो रहा है, तो फैक्ट्री हो रही है तो क्या बन रहा है? जैसे हमने जो हमारा उत्पादन मूलभूत पारिभाषिक शब्दावली में पढ़ के आए थे, उसमें हमने देखा था जैसे रुई है, रुई से हम क्या बना रहे थे? नोटबुक बना रहे थे। हमने कॉपी पुस्तक बनाई थी ना कपास से, तो कपास से हमारी क्या बन रही है? नोटबुक बन रही है। तो जो कपास है उसको हम बोलेंगे इनपुट, है ना, मतलब वो कच्चा माल। और जो पुस्तक हमारी बन के आई या जो हमारी नोटबुक बन के आई उसको हम बोलेंगे क्या? निर्मित माल, जिसको यहां बोला गया है आउटपुट। यानी इनपुट का मतलब कच्चा माल से होता है और आउटपुट का मतलब निर्मित माल से होता है। तो हम ये बोल सकते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित कर देना क्या हो जाता है? इसे ही हम बोलते हैं उत्पादन, है ना। कच्चा माल अपन ने क्या ले लिया? कपास, और यहाँ पे कहना चाहिए निर्मित माल, उसको हमने क्या ले लिया? पुस्तक हमारी या फिर नोटबुक। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज और सुन ले कि यहाँ जो हमने वर्ड यूज करा है इनपुट, उसका मतलब केवल कच्चा माल नहीं होता है। उसका मतलब कच्चे माल के साथ उत्पत्ति के साधन भी होता है। उत्पत्ति, उत्पादन और उत्पाद तीनों एक ही चीज है। ये भी कॉपी में कहीं ऊपर लिख लो, है ना, क्योंकि कुछ पुस्तकों में अलग अलग आएगा तो आप ये कहोगे फिर सर उत्पत्ति क्या होता, उत्पाद क्या होता? सब एक ही चीज है भाई, है ना। उत्पादन, उत्पत्ति, उत्पाद, ये तीनों एक ही चीज है। आप कॉपी में कहीं ऊपर इसको लिख लीजिए, ठीक। तो आपने बार बार कभी मैं उत्पत्ति बोल लूंगा, कभी उत्पाद बोलूंगा, कभी उत्पादन बोलूंगा, सब एक ही बात रहेगी। तो यहाँ हम जो उत्पादन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने अर्थशास्त्र की भाषा में बोला कि उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित किया जाता है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम अगर बात करें, उदाहरण की बात कर रहे हैं कि जैसे किसान है, उस किसान ने क्या किया? बीज खाद लिए, श्रमिक लगाए, पूंजी लगाई और इनका उपयोग करके क्या कर लिया? उसने गेहूं का उत्पादन कर दिया। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि इनपुट, मतलब जो भी उसके बीज, खाद, श्रमिक, पूंजी, ये सब उसके इनपुट रहे, है ना। और जो उसने बनाया, उत्पादन किया गेहूं, उसको हमने क्या बोल दिया? आउटपुट। अब मैंने आपको अभी बोला कि ये जो हम यहाँ बार बार इनपुट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये इनपुट का मतलब केवल और केवल कच्चा माल नहीं है, इसमें उत्पत्ति के साधन भी शामिल हैं। क्योंकि जो किसान ने गेहूं का उत्पादन किया उसमें बीज खाद तो लगे ही, है ना, ये तो कच्चा माल है ही, पर साथ में श्रमिक भी लगे, उसने कुछ मजदूर लगाए होंगे जिनने काम किया, साथ में पैसा लगाया होगा, तब जाके तो वो ये बीज खाद खरीद पाया, और जो जमीन है वो भी उसके पास पैसे से ही आई होगी ना, ठीक। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? उत्पत्ति के साधन कहलाती है। और उत्पत्ति के साधन तो हमने पढ़े ही हैं, है ना, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि इनपुट का मतलब केवल और केवल आप कच्चा माल मत समझना। इनपुट का मतलब कच्चा माल प्लस उत्पत्ति के साधन दोनों होता है। अब बात आती है कि उत्पत्ति के साधन क्या है। तो उत्पत्ति के साधन या उत्पादन के साधन या उत्पाद के साधन, इसका मतलब होता है ऐसी वस्तुएं या सेवाएं जिनके द्वारा ही उत्पादन कार्य किया जा सकता है। मतलब अगर ये नहीं है तो उत्पादन कार्य संभव नहीं हो सकता है, इसीलिए इनका नाम पड़ा उत्पादन के साधन। नाम ही इसीलिए पड़ा उत्पादन के साधन क्योंकि अगर ये नहीं है, ये साधन अगर हमारे पास नहीं है तो हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? उत्पादन के साधन। तो उत्पादन के साधन मतलब क्या कि ऐसे साधन या ऐसी वस्तु या ऐसी सेवाएं जिनकी सहायता से उत्पादन कार्य किया जाता है, जिनके बिना उत्पादन कार्य संभव नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं उत्पत्ति या उत्पादन के साधन। अब उत्पत्ति या उत्पादन के साधन कितने होते हैं? तो हमने जाना था 4 होते हैं ये उत्पादन के साधन। कौन कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। कौन कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। ये सभी चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं भाई,
कहाँ पे? हमारी पारिभाषिक शब्दावली में, जो हमारा क्लास का सबसे पहला वीडियो था उसमें हमने ये सारी पारिभाषिक शब्दावली थी वहां पढ़ी थी। वहां हमने उत्पादन भी पढ़ लिया था, उत्पत्ति के साधन भी पढ़ लिया था, 4 उत्पत्ति के साधन होते हैं, हमने ये भी पढ़ लिया था। वो तो मैं यहाँ आपको इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जब हम चैप्टर शुरू कर रहे थे तब मैंने आपको बोला कि हम जो उत्पादन के सिद्धांत चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर किन चीजों के इर्द गिर्द घूमता है? एक तो उत्पत्ति के साधन और दूसरा उत्पादन, है ना। इसीलिए हमको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ रहा है, इसीलिए मैं आपका वो पुराना फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। तो उत्पादन के साधन कितने होते हैं? टोटल 4, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, है ना। अब ये जो 4 साधन हैं, इनमें से हम लोगों को 12th क्लास में केवल और केवल 2 साधन पढ़ने हैं। वो है एक श्रम और दूसरा है पूंजी। कौन कौन से? एक श्रम और पूंजी, यानी भूमि और साहस। ये दोनों हमको अभी नहीं पढ़ना है, ये हम बाद में कहीं आगे वाली क्लासेस में देखेंगे। अभी हमको जो पढ़ना है वो केवल क्या पढ़ना है? एक पढ़ना है हमें केवल पूंजी और एक पढ़ना है हमें श्रम। अब यहां पर आगे आप और सुने, ये जो मैंने इनपुट बोले या उत्पत्ति के कारक बोले या उत्पत्ति के साधन हम बोले, ये साधन हमको 2 पढ़ने, एक कौन सा? श्रम और दूसरा पूंजी। यहां पर हम पूंजी को स्थिर रखेंगे और जो श्रम है उनको हम परिवर्तनशील रखेंगे। क्या बोला मैंने? पूंजी को हम स्थिर रखेंगे और श्रम को हम क्या रखेंगे? परिवर्तनशील रखेंगे। अब स्थिर रखेंगे और परिवर्तनशील रखेंगे, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये होता है कि पूंजी की मात्रा को हम कम ज्यादा नहीं करेंगे, यानी स्थिर रखेंगे, यानी हम इसको परिवर्तित नहीं करेंगे। तो हमने इसको क्या बोला कि हम पूंजी जो साधन है उसको स्थिर रखेंगे, या हम बोलेंगे अपरिवर्तनशील। और हम आगे, वैसे मैं आगे अपरिवर्तनशील बोलूंगा ही नहीं, हर बार केवल स्थिर ही बोलूंगा, पर फिर भी एक और बोल दिया कि परिवर्तन नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, ना पूंजी को बढ़ाएंगे ना पूंजी को घटाएंगे। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? परिवर्तन नहीं कर पा रहा है तो अपरिवर्तनशील, या हमने इसको क्या कर दिया? स्थिर कर दिया, ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरी हमारा है श्रम। और श्रम को मैंने क्या कहा? इसको हम क्या करेंगे? परिवर्तनशील रखेंगे। परिवर्तनशील रखेंगे मतलब हम श्रम को बढ़ाएंगे भी, श्रम को घटाएंगे भी। श्रम को बढ़ाएंगे और घटाएंगे मतलब श्रम यानी श्रमिक। तो हम श्रमिकों की संख्या को बढ़ा भी सकते हैं, श्रमिकों की संख्या को हम घटा भी सकते हैं, और बढ़ा घटा सकते हैं, इसलिए हमने इनको बोल दिया परिवर्तनशील। ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कि हमारा जो 12th क्लास का सिलेबस है, उस सिलेबस में हमको उत्पत्ति के 4 साधन में से केवल 2 साधन कौन से पढ़ने? एक पढ़ना है पूंजी, दूसरा पढ़ना है श्रम। पूंजी को हम स्थिर रखकर पढ़ेंगे और श्रम को हम क्या कर रख के पढ़ेंगे? परिवर्तनशील रख के पढ़ेंगे। समझ गए भाई आप इतनी बात? तो आगे से मैं जब भी आपको बोलूंगा उत्पत्ति के परिवर्तनशील साधन, आपके दिमाग में तुरंत कौन आ जाएगा? श्रम यानी श्रमिक, मजदूर। और जैसे ही मैंने बोला उत्पत्ति के स्थिर साधन, आपके दिमाग में कौन आना चाहिए? पूंजी। तो ये हमारी आगे की क्लास में आप ध्यान रखें, क्योंकि आने वाली क्लासेस में हमको इन्हीं चीजों पे फोकस करना है। आने वाली क्या, इवन आज की ही क्लास से हमको ये बातें ध्यान में रख के चलनी है कि उत्पत्ति के 4 साधन होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हमको केवल 2 साधन पढ़ना है, एक पूंजी और श्रम, जिसमें पूंजी को हम स्थिर रखकर चलेंगे और श्रम को हम क्या रख के चलेंगे? परिवर्तनशील साधन मानते हुए चलेंगे। समझ गए भाई आप इस चीज को? तो अब आगे से मैं बोला करूंगा हमारे उत्पत्ति के कुछ स्थिर साधन है पूंजी, हमारे उत्पत्ति के कुछ परिवर्तनशील साधन है श्रम। समझ गए भाई आप इतनी चीज? ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये स्थिर और परिवर्तनशील नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे की क्लास आपके लिए बहुत कठिन होने वाली है। मतलब आगे की जो उत्पादन की हमारी डगर है वो बहुत कठिन है। सर डगर? अरे डगर मतलब रास्ता। चलो, तो ये तो हमने क्या देखा? उत्पादन का मतलब, और हमने जाना उत्पादन के साधन। ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमको देखना है उत्पादन के प्रकार, कि उत्पादन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पादन या उत्पाद टोटल 3 प्रकार के होंगे। एक होगा हमारा कुल उत्पाद, एक होगा हमारा औसत उत्पाद, और एक होगा हमारा सीमांत उत्पाद या उत्पादन। कौन कौन सा? कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। तीनों को समझते हैं भाई एक एक करके। सबसे पहले मैं बात करता हूं कुल उत्पादन की। तो कुल उत्पादन का मतलब होता है कि एक निश्चित अवधि में जब हम कुछ स्थिर साधन एवं कुछ परिवर्तनशील साधन, आ गए स्थिर परिवर्तनशील, तो दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? पूंजी और श्रम। तो एक निश्चित अवधि में जब हम उत्पादन के कुछ स्थिर साधन एवं कुछ परिवर्तनशील साधनों का उपयोग करते हैं
और उनका उपयोग करके हम जितना भी उत्पादन करते हैं उसे ही हम बोलते हैं कुल उत्पादन। मतलब हमने कुछ स्थिर साधनों, कुछ परिवर्तनशील साधनों, इनका उपयोग करके जितना भी उत्पादन किया है उस उत्पादन को हम क्या बोल देते हैं, कुल उत्पादन बोल देते हैं, है ना। उदाहरण के लिए जैसे देखो, मान लो मैंने 50,000 रुपए लगाए और 50,000 रुपए लगा के मैंने 10 मजदूर रखे, 50,000 रुपए अलग, 10 मजदूर अलग रखे, और मैंने वस्तु का उत्पादन किया। मान लो मैंने वस्तुएं बना दी कितनी, 50 ने, एक काम करते, नहीं तो आप 50 में कंफ्यूज हो गए, मैं रखता हूं 30। तो देखो क्या है, पूंजी मेरी कितनी, 50,000 रुपए। उसके बाद ये स्थिर साधन, श्रम मेरे 10, श्रमिक मैंने कितने ले लिए, 10, ये मेरे परिवर्तनशील साधन, और कुल उत्पादन मैंने कितना कर दिया, 30 इकाइयों का। 30 इकाइयां मतलब 30 इकाइयां मैंने बना दी किसी वस्तु की। जैसे हमारी जो नोटबुक बन रही थी, तो मैं नोटबुक ले लेता, मतलब कॉपी, है ना। तो मैंने 30 कॉपी बनाई, 50,000 रुपए रखे, पूंजी 10 मजदूर लगाए, और उन्होंने कुल मिला के कितनी कॉपीज बनाई, कितनी नोटबुक बनाई, उनने 30 नोटबुक बनाई। तो ये जो 30 नोटबुक का उत्पादन हुआ, इस 30 नोटबुक को ही हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कुल उत्पादन। समझ गया। तो कुछ स्थिर साधन पूंजी, कुछ परिवर्तनशील साधन श्रमिक, दोनों को मिलाकर हमने जो भी उत्पादन किया, वो उत्पादन को हमने क्या बोल दिया, कुल उत्पादन, जो कि हमारे यहाँ एग्जाम्पल में 30 क्या है, पुस्तकें या नोटबुक है। दूसरी हम बात करते हैं औसत उत्पादन की। अब औसत उत्पादन क्या होता है, तो देखो औसत उत्पादन हमें बताता है कि एक जो मजदूर है उसने कितना उत्पादन किया। क्या बोला मैंने, एक जो मजदूर है उसने कितना उत्पादन किया। तो देखो भाई, यहाँ पे हमारे कितने मजदूर हैं टोटल, 10, और कितनी पुस्तकें या कॉपी बनी टोटल, 30। तो 10 मजदूर ने मिलके 30 कॉपी बनाई, तो एक मजदूर ने कितनी बनाई होगी भाई। अब करो, ये मेरे मुंह का देख रहा हो, मैं ही बताऊं कि ये करके, ये तो चौथी पांचवी की चीज है भैया, कि 10 मजदूर मिलके 30 कॉपी बना रहे हैं, तो एक मजदूर ने कितनी कॉपी बनाई होगी। उधर भी मेरा मुंह देख रहा है। हाँ जाओ कैलकुलेटर ले आओ, कैलकुलेटर से करो, बहुत बड़ा है ना अपना कैलकुलेशन। देखो जरा कंप्यूटर लगेगा, कहाँ कैलकुलेटर में कर रहे हैं तुम लोग भी, तो क्योंकि अपने को 10 और 30 इतना बड़ी बड़ी संख्या आ गई है ना। चलो मैं ही करता हूँ यहाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है केवल मैं ही समझदार हूँ, तो करो भाई। और तुम्हें तो लगता होगा ना तुम लोग क्या हो, बताने की जरूरत नहीं है ना। हाँ ठीक है, बस चलो। तो मतलब देखो, मुझे भी पता है मैं क्या हूँ, आपको भी पता है आप क्या है, तो फिर मैं वो दिखाऊं जो मैं हूं, आप वो दिखाओ जो आप है। तो मैं अपनी समझदारी दिखाता हूं और आप अपनी, मतलब पता ही है अब आपको दिखाना वही। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, देखो 10 मजदूर ने मिलकर कितने का उत्पादन किया, 30 का। तो एक मजदूर ने कितना उत्पादन किया, हम देख लेते हैं कि भाई 10 हम नोटबुक रख लो ऊपर, और नीचे रख दो आप क्या कहना चाहिए, 10 मजदूर। तो क्या हो जाएगा, देखो 30 नोटबुक में अगर आप 10 मजदूर का भाग दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 3 नोटबुक प्रति मजदूर। ये आ रहा है ना भाई, 10 में 30 में 10 का भाग दोगे तो 3 आएगा ना। तो ये क्या बता रहा है कि एक मजदूर कितनी नोटबुक बना रहा है, 3 नोटबुक बना रहा है। ये जो 3 नोटबुक एक मजदूर ने बनाई, इसी को हम बोलते हैं औसत उत्पादन। तो आपने किया क्या, हमने केवल एक फॉर्मूला लगा लिया। क्या है वो फॉर्मूला, ऊपर हमने 30 नोटबुक रखी यानी कुल उत्पादन, नीचे हमने 10 मजदूर रखे, और मजदूर मतलब कुल परिवर्तनशील साधन, श्रम परिवर्तनशील साधन, है ना। तो ऊपर कुल उत्पादन 30 नोटबुक, नीचे परिवर्तनशील साधन जो कि हमारे 10 मजदूर है। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया एक मजदूर ने कितना बनाया। तो एक मजदूर ने कितना उत्पादन किया, इसी को बोलते हैं हम औसत उत्पादन। पर औसत उत्पादन की लैंग्वेज में हम अपनी भाषा में क्या बोले, इसको हम बोल सकते हैं उत्पादन प्रति परिवर्तनशील साधन। उत्पादन प्रति परिवर्तनशील साधन, परिवर्तनशील साधन मतलब ये देखो, उत्पादन प्रति मजदूर, तो उत्पादन प्रति मजदूर को मैं बोल दे रहा हूं परिवर्तनशील साधन। तो मेरा मतलब हो गया उत्पादन प्रति परिवर्तनशील साधन। तो हमारे सीमांत उत्पादन का हम मीनिंग लिख सकते हैं कि हम औसत उत्पादन का मीनिंग लिख सकते हैं कि औसत उत्पादन अर्थात उत्पादन प्रति परिवर्तनशील साधन होता है। लेकिन इसको एक आसान शब्दों में और लिखा जा सकता है। वो आसान शब्द ये है कि ये जो हमने फॉर्मूला लिखा, इसी को हम लैंग्वेज में बदल दो। कैसे, हमारा आपने लिखा क्या, 30 नोटबुक मतलब कुल उत्पादन, और 10 मजदूर यानी कुल परिवर्तनशील साधन।
तो कुल उत्पादन और कुल परिवर्तनशील साधन, इसका अनुपात क्या बन जाएगा आपका? औसत उत्पादन। अनुपात ही है ना भाई, अंश और हर आ गए मतलब अनुपात हो जाता है। तो मैं औसत उत्पादन की मीनिंग लिख सकता हूं क्या, कि औसत उत्पादन क्या होता है कि कुल उत्पादन और कुल परिवर्तनशील साधन, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? हमारा औसत उत्पादन कहलाता है। समझ गए भाई? अब तीसरे नंबर पे आते हैं हम, जिसका नाम है सीमांत उत्पादन। अब सीमांत उत्पादन हमको क्या बताएगा? तो जब भी हम परिवर्तनशील साधन की अगर एक इकाई बढ़ा दें, क्या बोला मैंने? जब भी हम हमारे परिवर्तनशील साधन की एक इकाई बढ़ा दें तो हमारे कुल जो उत्पादन है उसमें क्या परिवर्तन हो जाए, उस परिवर्तन को ही हम बोलते हैं सीमांत उत्पादन। क्या कहा मैंने? कि अगर हम जो हमारे परिवर्तनशील साधन है उसमें एक इकाई बढ़ा दें, एक इकाई की वृद्धि कर दें, तो हमारे कुल उत्पादन में जो परिवर्तन या जो वृद्धि होगी उस वृद्धि को ही हम बोलेंगे क्या? सीमांत उत्पादन। जैसे हमारे उदाहरण में क्या थे? 10 मजदूर से और कितनी पुस्तकें बनाई थी उनने? कितनी नोटबुक बनाई थी? 30 नोटबुक बनाई थी। अब हमने 11 मजदूर लगा दिए। कितने लगा दिए? 11 मजदूर, यानी 10 से 11 हो गए। एक परिवर्तनशील साधन बढ़ा दिया, परिवर्तनशील साधन की एक इकाई बढ़ा दी, एक मजदूर बढ़ाए यानी एक इकाई बढ़ा दी परिवर्तनशील साधन की। और हमारी जो नोटबुक थी वो पहले हम बना रहे थे 30, लेकिन 11 मजदूर लग गए तो मजदूर ज्यादा, तो अब उत्पादन भी बढ़ेगा। तो उत्पादन बढ़ के हो गया कितना? 32 मान लो, है ना सर? 32 क्यों हुआ? एक मजदूर जब 3 बना रहा है तो 11 मजदूर को 33 बनाना चाहिए ना। हाँ, वो तो पता था ना, या तो तुम्हारा दिमाग चलेगा ही नहीं, और चलेगा तो फिर ज्यादा तेज चलेगा, है ना? इतने ज्यादा तेज चलेगा कंप्यूटर से भी तेज हो जाएगा, चाचा चौधरी से भी तेज हो जाएगा, बल्कि कंप्यूटर का। चलो अभी बस सुनते जाओ ये ऐसा क्यों हुआ, इसके जवाब हमको आने वाले टाइम में मिलेंगे। जब हम उत्पादन के नियम पढ़ेंगे ना, तब आपको ये सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि 10 मजदूर अगर 30 बना रहे हैं तो 11 मजदूर के हिसाब से 33 बनना चाहिए था, पर 32 से क्यों बना? ये उत्पादन के नियमों में हम आपको समझाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि अगर मजदूर बढ़े तो उत्पादन बढ़ेगा। और वही मैंने किया कि 10 मजदूर थे तो हमारा उत्पादन कुल 30 हो रहा था, 11 मजदूर रहे तो हमारा कुल उत्पादन 30 की जगह 32 हो गया। तो एक मजदूर एक्स्ट्रा बढ़ाने से कुल उत्पादन में हमारा जो परिवर्तन हुआ वो ही हमारा सीमांत उत्पादन। लेकिन हम ये नहीं लिख सकते एक मजदूर में वृद्धि करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन हुआ, क्योंकि मजदूर तो मैं समझने के लिए बोल रहा हूं। हमको मजदूर की जगह पे क्या बोलना पड़ेगा? परिवर्तनशील साधन। तो परिवर्तनशील साधन की एक इकाई बढ़ाई तो जो हमारा कुल उत्पादन है उस कुल उत्पादन में कितनी इकाइयां बढ़ गई, कितनी वृद्धि हो गई, ये वृद्धि ही हमारी सीमांत उत्पादन कहलाती है। तो मैं बोल सकता हूं कि परिवर्तनशील साधन की एक इकाई में परिवर्तन करने पर या बढ़ाने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन हुआ या जो बढ़ा उसी को हमने क्या बोलना है? सीमांत उत्पादन बोलेंगे। तो यहाँ मजदूर मैंने एक बढ़ाया और जो कुल उत्पादन है जो 30 से 32 हुआ तो उत्पादन कितना बढ़ा? 2 इकाइयों का। तो ये जो 2 इकाइयां हैं, इन 2 इकाइयों को मैं क्या बोलूंगा? सीमांत उत्पादन बोलूंगा। समझ गए भाई आप ये चीज? तो उत्पादन के हमने 3 प्रकार देखे। कौन कौन से? एक देखा हमने कुल उत्पादन, एक देखा औसत उत्पादन, एक देखा सीमांत उत्पादन। ठीक, एक बार फटाफट से अभी तक जो पढ़ा उसको रिवाइज कर ले क्या? देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा उत्पादन। उत्पादन का हमने अर्थ क्या जाना? उत्पादन का हमने अर्थ 2 तरीकों से जाना, एक सामान्य भाषा में और दूसरा अर्थशास्त्र की भाषा में। सामान्य भाषा में उत्पादन का हमने अर्थ क्या देखा कि उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपयोगिता का सृजन होता है। उदाहरण में हमने देखा लकड़ी से फर्नीचर बना देना। उसके बाद अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की भाषा में, तो अर्थशास्त्र की भाषा में हमने देखा उत्पादन का अर्थ ऐसी प्रक्रिया से जिसमें इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए हमने इसमें देखा जैसे किसान द्वारा जो कहना चाहिए बीज खाद है, श्रम पूंजी है, इनका उपयोग करके क्या करना? गेहूं का उत्पादन करना। फिर यहाँ पर हमने जाना जो इनपुट है और जो आउटपुट है उसका मतलब क्या होता है। तो आउटपुट का मतलब अगर हम देखें तो आउटपुट मतलब निर्मित माल था, और इनपुट का मतलब हमने बोला था कच्चा माल और उत्पत्ति के साधन, है ना। इनपुट का मतलब क्या? कच्चा माल और उत्पत्ति के साधन। अब यहाँ पे उत्पत्ति के साधन मतलब क्या था? तो उत्पत्ति के साधन मतलब ऐसे साधन या ऐसी वस्तु या सेवाएं जो उत्पादन में सहायता करती हैं, जिनके बिना उत्पादन कार्य संभव नहीं होता, उन्हें उत्पत्ति के साधन बोलते हैं। उत्पत्ति या उत्पादन के साधन टोटल 4 होते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, साहस,
लेकिन हमारे सिलेबस में हमको जो पढ़ना है वो केवल 2 पढ़ना है, एक तो पूंजी और दूसरा श्रम। यहाँ पर जो पूंजी है उसको हमने स्थिर साधन बोला है और जो हमारा श्रम है उसको हमने उत्पत्ति का परिवर्तनशील साधन बोला है। पूंजी को स्थिर साधन इसलिए बोला है क्योंकि हम पूंजी में कोई चेंज नहीं करने वाले, उसको परिवर्तित नहीं करेंगे, उसको स्थिर रखेंगे, इसलिए वो कौन सा साधन हुई? स्थिर साधन हुई। और दूसरा हमने लिया श्रम। श्रम को हमने क्या बोला? परिवर्तनशील साधन बोला, क्योंकि श्रम में हम कमी वृद्धि करेंगे, उसको बदलेंगे, परिवर्तित करेंगे, इसलिए हमने उसको परिवर्तनशील साधन बोला। समझ गए आप? चलिए फिर आगे हम बढ़े थे। आगे जाके हमने समझा कि जो उत्पादन है उसके कितने प्रकार हैं? उसके टोटल 3 प्रकार हैं। एक है कुल उत्पादन, एक है औसत उत्पादन और एक है सीमांत उत्पादन। कुल उत्पादन की बात करें तो कुल उत्पादन मतलब एक निश्चित अवधि में आप जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं, हमारे उत्पत्ति के साधन कितने हैं? सिलेबस में बात करना भाई अब, है ना, अब वो नहीं करना 4। हमारे यहाँ कितने साधन है? 2। कौन कौन से? एक स्थिर साधन और दूसरा परिवर्तनशील साधन, ऐसा बोलेंगे अब हम, है ना, वो नहीं 4। ये अभी यहाँ बात कर रहे हैं पर ऐसे हमें पता है 4, पर अभी ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इस चैप्टर में हम जो जितने भी उत्पत्ति के साधन है उनकी 2 कैटेगरी बना दी, एक स्थिर और दूसरा परिवर्तनशील। तो यहाँ मैं उत्पत्ति के साधनों की अगर कैटेगरी की बात करूं, यानी उनकी जो उनके पार्ट बना दिए, तो मैंने कितने बनाए? 2, एक स्थिर और परिवर्तनशील। तो कुल उत्पादन में मैं क्या बोल रहा हूं कि कुल उत्पादन मतलब निश्चित अवधि में आपको क्या करना है? उत्पत्ति के कुछ स्थिर साधन लेने हैं, उत्पत्ति के कुछ परिवर्तनशील साधन लेने हैं। इन दोनों का उपयोग करके आप जो भी उत्पादन करते हो उसे हम बोलते हैं कुल उत्पादन। उदाहरण में हमने क्या देखा था? उदाहरण में हमने देखा था कि हमने उत्पत्ति का एक स्थिर साधन लिया पूंजी 50,000 रुपए, हमने उत्पत्ति के परिवर्तनशील साधन लिए श्रमिक कितने? 10, और फिर हमने जो उत्पादन किया 30 नोटबुक का, इसको हमने क्या बोला? कुल उत्पादन। उसके बाद हमने पढ़ा औसत उत्पादन। औसत उत्पादन का मतलब होता है कि एक श्रमिक ने कितना उत्पादन किया, मतलब एक परिवर्तनशील साधन की इकाई ने कितना उत्पादन किया, मतलब उत्पादन प्रति परिवर्तनशील साधन इकाई, इसको हमने क्या बोला? औसत उत्पादन। लेकिन लैंग्वेज हमको इजी हो जाए इसलिए हमने इसका जो फॉर्मूला है उसी को लैंग्वेज में बदल दिया। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था कुल उत्पादन बटे में परिवर्तनशील साधनों की संख्या। तो इसी को हमने क्या बोल दिया कि जब क्या, इसको हमने बोल दिया कुल उत्पादन एवं परिवर्तनशील साधनों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? हमारा औसत उत्पादन कहलाता है। ठीक, फिर तीसरे नंबर पे आए हम सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन में हमने पढ़ा कि स्थिर साधन की तो बात ही मत करो साहब, केवल परिवर्तनशील साधन की बात करो और परिवर्तनशील साधन की एक इकाई बढ़ा दो और देखो कि कुल उत्पादन में क्या परिवर्तन हो रहा। कुल उत्पादन में जो भी परिवर्तन हो उसी को आप बोल दो क्या? सीमांत उत्पादन। क्या कहा मैंने कि स्थिर जो साधन है उस पर तो ध्यान ही मत दो, पूंजी 50,000 है, टच मत करो, चेंज मत करो उसको, वैसे भी कर नहीं सकते क्योंकि स्थिर है। उसके बाद दूसरा हमने बोला परिवर्तनशील साधन की एक इकाई बढ़ा दो, जो कि परिवर्तनशील साधन हमारे श्रमिक थे, हमने 10 से 11 कर दिए। एक ही बढ़ाना भाई, एक से ज्यादा नहीं बढ़ाना, है ना। सीमांत जब भी आएगा हमेशा एक इकाई में ही वृद्धि होगी हमारी किसी भी चीज की। तो यहाँ पे हमने परिवर्तनशील साधन की एक इकाई बढ़ाई। अब उत्पादन कितना भी बढ़ जाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सीमांत के लिए जरूरी है कि हम जो परिवर्तनशील साधन है उसकी एक ही इकाई बढ़ाएंगे, उत्पादन कितना बढ़ रहा है वो बात की चीज है। तो हमने देखा कि हमने जो श्रमिक थे हमारे परिवर्तनशील साधन कितने 10 थे, उनको 11 किया, यानी एक श्रमिक बढ़ाया, यानी एक हमने परिवर्तनशील साधन की इकाई बढ़ाई। तो कुल उत्पादन हमारा 30 से 32 हो गया, मतलब नोटबुक जो 30 बन रही थी वो 32 बनने लगी। तो दो जो नोटबुक है, दो जो उत्पादन की इकाइयां हैं उनकी वृद्धि हुई। इसी दो इकाइयां हैं, जो 2 इकाइयों का उत्पादन है उसी को हमने क्या बोल दिया? सीमांत उत्पादन बोल दिया। समझ गए भाई आप इतनी कहानी। अब आज की क्लास में तो हम इतना ही पढ़ रहे हैं, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्पादन फलन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन कुछ बुक्स में तो इस चैप्टर का नाम उत्पादन के सिद्धांत दिया ही नहीं है, बल्कि उत्पादन फलन नाम से मिलेगा ये चैप्टर, है ना। लेकिन मैंने उत्पादन के सिद्धांत इसलिए रखा क्योंकि हम उत्पादन के सिद्धांत में उत्पादन के प्रकार, उत्पादन फलन, उत्पादन के नियम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर फलन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा केवल फलन ही है, इसलिए मैंने इस चैप्टर का नाम क्या बोला है? उत्पादन के सिद्धांत बोला है। और वैसे भी आपको चैप्टर के नाम से मतलब नहीं होना चाहिए, है ना,
क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना आएगा कि ये क्वेश्चन है और ब्रैकेट में लिखा रहेगा ये उत्पादन के सिद्धांत चैप्टर से, ये मांग के नियम से, मांग की लोच या मांग के सिद्धांत के चैप्टर में से, ये वाला उत्पादक या कहना चाहिए हमारा उपभोक्ता संतुलन इन चैप्टर में से आ रहा। उसमें तो क्वेश्चन दे देंगे बस, ये तो आपको सोचना है कि आपने इस टॉपिक को कहाँ पढ़ा है। ठीक है, तो आज की क्लास याद रखना और उत्पादन के सिद्धांत, ये उत्पादन और उत्पादन के कहना चाहिए हमारे साधन, ये हमारी जो महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली उसमें से भी पढ़ लेना। और आज की क्लास में तो मैंने आपको इसको पढ़ाया ही है। नेक्स्ट क्लास में आज की हमारी क्लास पूरी की पूरी काम आएगी, इसलिए आज की क्लास का रिविजन कर ही लेना आज ही के आज में, ताकि कल हम जब पढ़ें तो हमको ज्यादा तकलीफ ना हो पढ़ने में। समझ गए भाई? ठीक है, तो बाकी की बातें हम कल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।